ओके। तो हाँ, अब क्या कह रहे थे बाजी वो, आपको सिखाया जाता था? या मतलब सुनने में ऐसा आता था? देखो, जब हम छोटे होते थे ना, खैर हम्म, आप भी इंडिया में ही पैदा हुए हो ना, आप जाहिर भी। सी बात है, बिल्कुल हाँ। जब हम इंडिया में पैदा होते हैं, आपको मालूम है, मुझे भी मालूम है, हम सबको मालूम है। चलो ओपनली तो नहीं होता, हम्म, पर अंडरग्राउंड जो होता रेसिज्म है, हाँ, अभी भी है। सही। रेसिज्म है, और वो लोग आपको मालूम है, बताया था यार मुसलमानों पे यकीन मत करो, यार मुसलमानों को बताया था हिंदुओं पे यकीन मत करो, हम्म, हिंदुओं के यहाँ से मत खाओ, या सिखों को बताया था ये। हाँ, मतलब कि जब बच्चा सुनने में होता आता है, है बच्चे ऐसा। को ये बात सिखाई जाती है सही बात है। कि भी यार ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। फिर ओबियसली बात है, जब बच्चे वो बड़े हो जाते हैं, कभी ना कभी तो होते हैं, हम्म, कई बच्चे वहीं पे रह जाते हैं, कई बच्चे बाहर निकल आते हैं, जैसे हम निकले, आप निकले, सही। अभी भाई निकले, बिल्कुल। और भी कई ऐसी दुनिया निकली है ना। एग्जैक्टली। जब हम लोग बाहर आते हैं, उनके साथ बैठते हैं, काम धंधा करते हैं, और खाते पीते उनके साथ हैं, फिर हमें पता लगता है यार मुसलमान भी इंसान ही है, वो भी हाँ। वही चीज खाता है। सही हिंदू भी बात है। इंसान ही है, वो एग्जैक्टली। भी वही चीज खाता है। और सरदार भी इंसान ही है, सही। क्योंकि हम सब लोग एक ही चीज खाते हैं। सही। तो तो फिर जाके हमें पता लगता है, नहीं यार, हो सकता है वो जो कहानियां, वो जो किस्से, वो जो बातें हम सुनते आए या बचपन में, हो सकता है कहीं ना कहीं, जैसे ना आपके दिल में एक डाउट हो जाता है, ये सिर्फ हम्म, मेरे दिल में नहीं, शायद आपके भी दिल में सही होगा। सही। इसी वजह से जो है, आपने भी ये मोहब्बत के दंगों का जो सिस्टम चलाया है, सही। ये मुहिम चलाई है, ये कुछ सोच के चलाई है ना। राइट, एग्जैक्टली। तो ऐसे कई फॉलोअर्स भी हैं जो जो आपकी वीडियो शेयर करते हैं, तो उनके दिल में भी यही बात होएगी मेरे हम्म, हिसाब से। सही बात तो यार, हम सब लोग उठते हैं, फिर पता क्या होता है, कई लोग तो ओपनली, जैसे आप, है। जैसे मैंने भी ये पाकिस्तान और इंडिया वाला काम चालू किया, हम्म, एवी भाई ने भी, जो हिंदुस्तान के जो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, और जो जो जाति भाव आपस में लड़ाते, जैसे हम्म, अभी उनकी लेटेस्ट वीडियो जो ओवैसी जी पे, जो उन्होंने सही। ये वो किया, स्टेप लिया, वो बहुत बड़ा स्टेप था। एवी एवी भाई की बहुत बहुत हिम्मत है उनकी, जिन्होंने, क्योंकि उनके भगत बहुत सारे हैं, ओवैसी भाई के भगत बहुत सारे हैं, सही। जो कि सिर्फ वो एक एक बात ही सुनना चाहते हैं, जो कि होती है पॉजिटिविटी। हम्म, कि भी बस उसके बारे में पॉजिटिव बोलोगे तो हम सुनेंगे, हम्म, नेगेटिव बोलोगे तो आप गलत हो। सही बात है। ठीक है। पर जो अभी भाई ने काम किया, वो तो यार यकीन माने कि भी वन सही ऑफ द बात। बेस्ट, आप प्रोबब्ली से। नहीं, देखिए असल में क्या बात होती है कि सच्चाई जो होती है ना, लोग अब हम लोग ये जो प्लेटफॉर्म खड़ा कर रहे हैं, जब आपको, जैसे अभी उन्होंने एक एग्जांपल दिया था किसी को कमेंट में, कि जब डाइवोर्स होता है ना, तो मियाँ बीवी के जब दोनों में दूरी बढ़ती है तब होता है डाइवोर्स, है ना? हाँ, उसी तरीके से जब दो कौम को नज़दीक लाना है तो हमको एक दूसरे की गलती को मानना पड़ेगा, अपनी गलती को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, और फिर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अगर हम किसी, जैसे अब मान लो आप योगी आदित्यनाथ को मैं गाली दे रहा हूँ, तो तब तक मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छा हूँ, जब एक हाँ, बुराई किसी अपने लोगों में निकाल दी मैंने, तो फिर आप हाँ। बुरे हो गए, तो ये गलत बात है ना, आपको ये ये एक्सेप्ट ये करना बिल, पड़ेगा। ये एक जैसे ह्यूमन बॉडी नेचर होता है, हम सिर्फ जो हमारे कानों को अच्छा लगता है हम वही सुनना चाहते हैं। सही। जो हमारे कानों को अच्छा नहीं लगता है, तो हम अगर एक वीडियो देखेंगे ना, या कोई फिल्म देखेंगे, या कोई गाना सुनेंगे, हम्म, कोई भी चीज सुनेंगे, ये सिर्फ यही मुद्दा नहीं मैं कह रहा, हमारा जो इंसानी नेचर होता है, मैं उसकी बात बता रहा हूँ। एग्जैक्टली। कि भी हम कोई गाना सुनते हैं, वो ट्यून चालू होती है, और नहीं यार, ये मजा नहीं आया, खत्म करो। उन लोगों ने इतने साल लगाए, गाना लिखा, बनाया, मेहनत की, वो गाना बन गया या फिल्म बन गई। सही। हम उस कुछ सेकंडों के अंदर फैसला कर लेते हैं हम्म, कि भी ये अच्छा है या बेकार, चाहे उसके आगे कुछ भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं। सही बात है। तो इस वजह से लोगों को पहले, जैसे हमको बचपन में पढ़ाया गया है, खैर इतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, पर नहीं नहीं, बचपन में बिल्कुल थोड़ा सा सही पढ़ा, और सही। उसमें यही बताया कि पहले सोचो, तोलो, बोलो, फिर बोलो, है ना। एग्जैक्टली। तो पहले हमें सुनना चाहिए, अच्छा ये बंदा ये कह रहा है, फिर उसके बारे में सोचना चाहिए, यार ये बात सच है कि नहीं है, या उसके बारे में सर्च करनी चाहिए। ये नहीं कि भी हम, कई बार ये ऐसा होता है, हम बोलते चलो यार हम गलत हो सकते हैं, चलो हम दूसरे बंदे से पूछते हैं। जब हम दूसरे बंदे से पूछते हैं, क्योंकि उसकी जो मेंटालिटी होती है, उसकी सोच होती है, हमारे जैसी ही होती है, उसने वही जवाब देना है जो हम चाहते हैं, और हम उसी से पूछते हैं ऑटोमेटिकली। फिर उससे ये हो जाता है, हमको जवाब तो मिलता है, पर जवाब वही नेगेटिव मिलता है। एग्जैक्टली। ना कि हमने उसकी खोज की, हमने ये देखा यार ये मुसलमान है। अब जैसे मेरी कितने, मैं बड़ा हुआ मुसलमानों में, समझ लो, मेरे सारे दोस्त हैं, आज भी इंडिया जाता हूँ, मुझे जो उठाने आता है मेरा दोस्त, वो मुसलमान है। सही बात है। ठीक है, वो मुझे उठाता है, वो सबसे पहले उसका काम है, मुझे उसने गुरुद्वारे लेके जाना है।
मैं बंगला साहब गुरुद्वारे जाता हूँ, जब भी दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरता हूँ सबसे पहले मैं बंगला साहब गुरुद्वारे जाता हूँ, वहां पे माथा टेकता हूँ और वो बंदा मेरे साथ होता है और हम वहां पे से माथा टेक टूक के सब कुछ करके, उसकी फोटोज भी है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो वहां पे टेक के और फिर हम जो है ना कहीं और जाते हैं। तो सही बात है। बेसिकली तो बात ये है जब रिस्पेक्ट तक है एक दूसरे के लिए, रिस्पेक्ट है, ये मोहब्बत है, ये चीज़ होनी चाहिए। और यही चीज़ लोग ख़त्म करते जा रहे हैं धीरे धीरे, और इसी चीज़ को बढ़ावा देना, ये चीज़ हम लोगों के बीच में शुरू से रहा है। ये जो दो कौमों के बीच, तीन कौम के बीच रही है मोहब्बत, लेकिन अभी क्या है ना, ये इस तरीके से इसको मैनिपुलेट कर दिया गया है, लोगों को भड़का दिया गया है, दूरी बढ़ा दी गई है। और स्पेशली मैं हम लोगों का मकसद क्यों था ये कि फेसबुक वगैरह पे टारगेट ज़्यादा किया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो स्प्रेड हो रहा है ना नफरत, इसी पे हो रहा है। सोशल मीडिया और इतना इजीली लोग हो जा रहे हैं, लोगों को शेयर करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं कि शेयर किस चीज़ को मैं कर रहा हूँ, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, बस एक बटन दबाया, ख़त्म, उनकी जिम्मेदारी ख़त्म। ये जो बेवकूफ़ाना हरकत है ना लोगों की, लेकिन वही है, इसीलिए हम लोगों ने कोशिश किया कि इतना बाढ़ ला दिया जाए अच्छाई के और लोगों के आपसी मोहब्बत का, लोग एक पॉजिटिव न्यूज़ का हर वक्त। आप देखो कोई चीफ वीडियो शेयर अगर कोई होता है कहीं पर, 2-4 हज़ार शेयर होता है तो मीडिया कितना जल्दी कवर करती है कि ओ इट हैज़ गन वायरल एंड दिस एंड दैट। और हम लोगों को अभी भाई के बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो 20,000, 22,000, 25,000, 50,000 तक शेयर गए हुए हैं। जी इससे साफ ये पता चलता है कि मीडिया कहीं ना कहीं वो खुद अपनी भी रोटी सेक रही है, सेक रही है बढ़वा कर एक दूसरे को। भाई देखो, मेरे को नहीं लगता कि अभी भाई की रोटी सोशल मीडिया से चल रही है, मुझे नहीं लगता कि भी आपकी रोटी सोशल मीडिया से चल रही है, और मेरी खुद की रोटी भी सोशल मीडिया से नहीं चल रही, सही पूछो तो, ठीक है ना। तो हम हमारे जैसे कई लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमारी रोटी इससे चलती है। पर हाँ, अगर लोग बाग अगर देख रहे हैं इस वीडियो को, तो मैं यही कहूंगा कि उनको ये सोचना चाहिए किन की रोटी पक रही है। सही बात है, हाँ, मीडिया वालों की। जो रिपोर्टर है, जो पढ़ के बता रहा है, जो उसको बताया जा रहा है, वो पीछे बैठा है, वो उसको लिख लिख के भेज रहा है और बता रहा है कि ये बोलो। वो रिपोर्टर है, वो बोल रहा है क्योंकि उसकी 1-2 लाख रुपए सैलरी है, ठीक है, उसने पैसे खर्च किए हैं स्टडी के ऊपर, उसने तो बोलना है, चाहे उसके दिल में जो भी हो। और उसको ये होता है एक बार, यार मैं काम करता हूँ यार, अगर मैं नहीं बोलूंगा मुझे हो सकता है ये निकाल देंगे, और चलो मुझे निकाल देंगे, कोई ना कोई तो और पढ़ेगा, तो चलो मैं ही पढ़ लेता हूँ। मैं उसको भी गलत नहीं कहूंगा, उस मीडिया वाले को भी, क्योंकि उसकी रोजी थोड़ी चल रही है, उसके ऊपर भी डिपेंडेंस है। हो सकता है कहीं ना कहीं उसके दिल में भी इंसानियत हो, वो कहीं ना कहीं, चलो ओपनली नहीं पर अंडर खाते कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी की मदद करता हो, किसी गरीब को 20 रुपए या 30 रुपए या 50 रुपए, या किसी को रोटी एक आधे को कभी खिलाता होगा, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर भगवान बसता है, ठीक है ना। पर हमें ये देखना चाहिए कि भी उनकी रोटी चल रही है, वो लोग हमें ये दिखा रहे हैं। अब देखो भाई, कभी ईद आती है ना, तो ईद के दिन क्या बिकती है, सेवियां बिकती है ना, और सेम इलाका होता है, मुसलमानों का भी वही इलाका है और हिंदुओं का भी वही इलाका है। जैसे मैं जहाँ बड़ा हुआ, हमारे जहाँ सब जाने मल्टीनेशनल लोग, मतलब कि सब जगह से लोग रहते हैं, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सरदार भी हैं, तो एक छोटा पंजाब भी है। तो वहां पे ये जब दशहरा आता है तो लोग गन्ने बेचते हैं, रावण बनने लग जाते हैं। आप टैगोर गार्डन देखिए, रावणों का बहुत बड़ा वो हो जाता है। फिर जब ईद आती है तो वहां पे सेवियां बिकने, सेम दुकानदार सेवियां बेचने लग जाते हैं। दिवाली आती है तो बम बेचने लग जाते हैं, तो होली आती है तो रंग बेचने लग जाते हैं। तो मेरे भाई, जब नफरत होगी तो नफरत ही बिकेगी। जब हम चाहेंगे ना ये चीज, अब दिवाली पर तो होली रंग तो नहीं ना बेच सकते, दशहरे पे हम जाके वो अपना कोई ऐसी चीज तो ना बेच सकते जो दिवाली के साथ नहीं है। सही बात। तो हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि भी हमें अपनी जो कम्युनिटी है, हमें ये देखना पड़ेगा। कई बार हम ये देखते हैं, यार मैं अकेला अभी क्या करूंगा यार, पर मैं अकेला, आप अकेले, अभी भाई अकेले, अब कितने बंदे जुड़ गए साथ में, 3 हो गए ना। सही बात। तो अगर हम खुद अपने दिल में ये सोच लें, नहीं यार ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये कुछ भी है, हमें कोई लेना देना नहीं, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, एक बंदे के अच्छे बुरे के होने से हमें पूरी जो कौम के ऊपर इल्जाम नहीं लगाने चाहिए। सही बात है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि अगर हम लोग देश की ही बात करते हैं कि देश मेरा तरक्की करे, देश मेरा महान बने, भारत माता की जय हो, तो उससे पहले तो आपको लोग वो कहते हैं ना, कहावत है कि पहले अपने घर में दिया जलाओ फिर जाके मस्जिद में जलाओ।
है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोच नहीं पा रहे। आप जिसको वोट दे रहे हैं आप उससे पूछ नहीं पा रहे हैं कि मेरे बच्चे का फ्यूचर क्या है, और आप हिंदू मुस्लिम करके लड़वा कर अपनी रोटी रोटी, ये सारी चीज़ें लोग सोचते हैं, लेकिन इतना लोग डर चुके हैं इन सारी चीज़ों से कि वो इस तरह का सवाल नहीं कर पा रहे, पता है। और हम लोगों का मकसद यही था कि लोगों के मुंह में ज़बान दिया जाए कि भाई आप पूछिए, और प्लीज़ पूछिए मत, तो सोचिए। और जब आप सोचेंगे तो आपको जब रियलाइज़ होगा कि रियली में मतलब कि हम लोग बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं, तो कम से कम आप वोट देने के टाइम इतना तो पता है ना कि आप अकेले वोट देते हैं, कोई देखने नहीं जाता है, चुपचाप से आप उसको वोट दो जो अच्छा इंसान है। नहीं देना है तो नोटा पे दबा दीजिए। किसने फोर्स किया है आपको कि आप गलत लोगों को वोट दीजिए, जबकि वो लोग जानते हैं कि ये जाति धर्म और मतलब आपस में लड़वा कर जो लोग नेतागिरी कर रहे हैं वो किसी के लिए फायदेमंद नहीं हो सकते हैं, वो किसी के भी नहीं होते। और इवन कि जैसे कि अभी आपने बताया ना कि शुरू में जैसे अभी हम लोगों ने जिसके बारे में बात की ओवैसी के बारे में, छोटा वाला जो अकबरुद्दीन है, अभी मतलब एक बंदे के थ्रू हम लोगों को ऐसी ऐसी बात पता चली ज़मीन का लेकर, प्लस एक दो ऐसी भी चीज़ें होती है। वक्फ की ज़मीन का भी आपने सुना होगा कि जहाँ पे मुस्लिम के बड़े बड़े लोग, बड़ी असर रसूख वाले लोग होते हैं जो ज़मीन को पकड़ के रखे रहते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि हम लोग हर चीज़ के लिए आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस को गाली दे देते हैं, लेकिन जो लोग अपने लोग हैं जो बैठे हुए हैं बेईमानी कर रहे हैं, है ना। जी जी। और देखिए सबसे बड़ी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि लोगों की रोजी रोटी, तभी जाके वो सही बात भी सोचेंगे। अगर आप भूखे पेट है ना, तो भूखे पेट में भक्ति भी नहीं होती है, और भूखे पेट में लोग सच्ची बात भी नहीं कर पाते हैं। तो उनको आप 5,000 रुपया देके किसी के खिलाफ लड़वाना चाहेंगे तो आप लड़वा सकते हैं, हाथ में तलवार देके या हाथ में बंदूक देके, कुछ भी, राइट। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि इसी चीज़ को सही करना है तो आपको बेसिक चीज़ देखना पड़ेगा ना, जो कहाँ से रूट प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। अब हमारे पास लाखों बीघा ज़मीन है मान लीजिए, और मैंने पॉलिटिकली बेनिफिट के लिए मतलब जैसे वक्फ बोर्ड की ज़मीन की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर बसा दिए हैं नाजायज़ ऐसे मतलब लाखों लोगों को जो गरीब तबके के लोग हैं, और झोपड़ी झुप्पी में बैठा दिए हैं, गराज खोलवा दिए हैं जहाँ पे वो दिन रात मेहनत कर रहा है, मर रहा है, खा रहा पी रहा सो रहा है। लेकिन देखिए ये पॉलिटिकल केवल फ़ायदा के लिए है, क्योंकि उनको पता है कि इनके अंडर में, इनके वक्फ बोर्ड की ज़मीन में जो चेयरमैन है, जो मेंबर हैं, उनके अंडर में 50,000 लोग रहते हैं। अब वो पॉलिटिशियन आया, वोट मांगने के लिए आया, तो बोला कि भाई मेरे अंडर में, मेरे ज़मीन पे 50,000 लोग रहते हैं, हर बंदे के नाम पे मुझे 5,000 रुपया दो, मैं तुम्हें वोट दिलवा दूंगा। ठीक है, बिल्कुल। ये ऐसा होता है, ऐसा हुआ है, मैं हो रहा भाई, हो रहा है। तो अब ये चीज़ हैदराबाद में हो या दिल्ली में हो या मुंबई में हो, तो मैं ये कहता हूँ कि मुसलमान अब हम सिर्फ हैं, मानते हैं वो नेता हैं, लेकिन आप उनसे सवाल क्यों नहीं कर रहे कि वो जो ज़मीन है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन का मतलब होता है कि आप सोशल वेलफेयर के लिए यूज़ करने वाले हैं, स्पेशली कौम के लिए, या स्कूल बनवा दिया आपने, हॉस्पिटल बनवा दिया, लेकिन वहाँ क्या करते हैं, आपको उस 500 घर को उसी जगह पे रोक दिया आपने, एक गराज खोलकर। वो कल होके उसका बेटा भी आएगा उसी गराज में काम करने के लिए, तरक्की कहीं नहीं हो रही है। आपने उस बंदे को उस प्रोसेस में नहीं डाला कि उसका अगला नस्ल स्कूल में जाकर पढ़ाई लिखाई करके कामयाब बने। आपने खोल दिया गराज जहाँ पे तुम बेटा कहीं मेहनत करो और तुम्हारा आने वाला नस्ल भी मेहनत करेगा, ठीक है ना। ये छोटी छोटी चीज़ लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, हम लोग जब बात ये कर रहे हैं कि इंडिया में दंगा फसाद ना हो, तो दंगा फसाद वही लोग करते हैं जिनके पास फालतू वक्त होता है। कभी भी आप नहीं देखे होंगे कि लोग जो बिल्डिंग में रह रहे हैं या बाहर काम कर रहे हैं या नौकरी पेशा है, वो लोग आकर नहीं जाते, वो नहीं जाते। तो कुछ ऐसे लोगों को आप किसी अच्छे काम में इंगेज करो, और वो इंगेज करना इन द सेंस क्या, आप उनको किसी रोजगार के ऐसे काम में लगा दीजिए, या स्कूल में पढ़ाने या पढ़वाने, या उसके मैनेजमेंट में लगा दीजिए। मतलब आप कहीं ना कहीं उसको इन्वॉल्व करो। अपने पास रिसोर्सेज है, अपने पास नेचुरल रिसोर्सेज, इतनी बड़ी चीज़ जगह है, ज़मीन। आपको यकीन नहीं होगा, मैं उन मुस्लिम लीडर्स के खिलाफ बड़ा मतलब मेरा मूड ख़राब रहता है। आपको पता है इंडिया में सबसे ज़्यादा डिफेंस के पास ज़मीन है, डिफेंस के बाद रेलवे के पास ज़मीन है, और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। वक्फ बोर्ड मतलब कि जो अपने मुस्लिम कम्युनिटी के पास है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इसका बेनिफिट हो सकता है अगर इसको सही इस्तेमाल किया जाए, स्ट्रक्चर तैयार किया जाए। लेकिन ये इतने बेईमान लोग बैठे, अब मैं कब तक गाली देता रहूं, आरएसएस वाले ऐसे हैं, वो वैसे हैं, ये गलत बात है। मैं तो जो इनके भक्त हैं ना, मैं उनको भक्त कहूंगा, क्योंकि वो भक्त हैं आजकल। 100%। चाहे भक्त हो, चाहे वो अपना ये ओफेसी और के भगत हो, ठीक है, या वो अकालियों के भगत हो, तो जितने भी भगत हैं, मैं उन भक्तों से ये मैं कहूंगा, अगर वो मेरी ये देख रहे हैं तो मैं यही बात कहूंगा, आप ये बताइए भक्तों
कि भी कब वो अकाली लीडर आपके घर में आके आपको बोला यार ये आपकी बेटी की शादी होने वाली है, ये ले कोई 10 लाख रुपए मेरी तरफ से ले जा। सही बात। या फिर उस ओवैसी भाई से मैं पूछूंगा कि भी उन्होंने कब बोला कि भी ये ले यार तेरी ये बच्ची की शादी है, ये ले अपना मेरी तरफ से हो गया, या तेरे पे घर नहीं है। अगर वो लोग थोड़ा सा चॉकलेट देते भी है ना, तो उसके बदले में वो लोग क्या लेते हैं कोई नहीं समझ पाता इस चीज को। वो एक बार और उसके बदले में आपकी जितनी भी जो यंग जनरेशन का दिमाग जो प्यार होता है वो ले लेते हैं। Exactly. वो नफरत उसके अंदर नफरत डाल देते हैं कि भाई ये ले तूने इस मुसलमान के बच्चे को बस तूने गाली ही देनी है, ये हिंदू के बच्चे को तूने गाली ही देनी है, ये सिख के बच्चे को तूने गाली ही देनी है, क्योंकि ये जो है तेरे लिए जहर है। पर वो ये बात नहीं बताते कि आज से कुछ 100 साल पहले मुगलों की सल्तनत से पहले, मुगलों की सल्तनत से पहले कौन रहा करते थे वहां पे। हम सब एक ही थे, हम सब एक ही थे। उसके बाद जाके हम कुछ बने, कोई कुछ बना, कोई कुछ बना, ठीक है। और वो हमारा फेथ है। वो अगर मैं बिलीव करता हूँ कि भी आप बिल्ली रास्ता काटेगी तो मेरे लिए गलत है, तो वो मेरा फेथ है। और अगर मैं बिलीव करता हूँ कि नहीं यार ये पत्थर भगवान है, तो वो मेरा फेथ है। और अगर ये हमारा फेथ है, ये मैं ये नहीं कहता, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। अगर मुसलमान कहते हैं कि भी अल्लाह एक है, तो हाँ अल्लाह एक है, वो उनका फेथ है। तो हर एक आदमी का अपना अपना फेथ है, और हमें कोई लेना देना नहीं कि भी वो जो आदमी है वो अपने खुद के बिल दे रहा है, अपने खुद के उसने बच्चे पालने हैं, उसने अपने बच्चों को खुद रोटी खिलानी है, उसने हर चीज खुद करनी है। तो हमारा फर्ज नहीं बनता कि मैं उसको जाके बोलूं, अभी जैसे रफीक भाई है, और रफीक भाई यार आप कह दो अल्लाह एक है, यार मैं नहीं मानता यार अल्लाह एक है। आप यार मैं कौन होता हूँ, आपकी लाइफ के अंदर इंटरफेयर करने वाला। ये मेरी लाइफ है, आप भी हिंदुस्तानी है, मैं भी हिंदुस्तानी हूँ। आपने अपने बच्चे पालने, मैंने अपने बच्चे पालने। तो इंस्टेड कि भी मैं बोलूं नहीं यार वो अल्लाह ये मैं नहीं बिलीव करता, आप बोलो नहीं भगवान में मैं नहीं बिलीव। यार हम अगर ये बातें भूल जाएं, हम देखें यार रफीक भाई यार मुझे नौकरी चाहिए, यार आपको कोई बंदा जानता है अगर आप मेरी नौकरी लगवा दीजिए, या आप यार रोजर भाई मुझे नौकरी चाहिए, आपका कोई बंदा है जिसके, क्योंकि उससे हमारी रोजी रोटी चलेगी। ना कि भाई जो हमारा फेथ है वो हमारा फेथ है। भगवान अगर हम मानते भगवान है तो वो हमारा है, हमारे दिल को सुकून के लिए। अगर आप मानते अल्लाह है तो आपके सुकून के लिए। तो हमें उनको बीच में नहीं लाना चाहिए। ना अल्लाह बोलते हैं, ना नबी पाकों ने बोला, ना किसी ने बोला कि लड़ो आपस में। ये हम लोग लड़ते हैं। एग्जैक्टली सही बात है, क्योंकि हम लोग अपने आइडियाज को दूसरे के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। थोपने की, जैसे अभी वो भारत माता की जय बोलो, अरे यार क्यों बोले भारत माता की? यार मैं नहीं बोलता भारत माता की जय, तो क्यों बोले? मैं बोलूं ना बोलूं यार, बोलने से क्या होता है? तुम ये देखो कि भी वो फलानी गली है, वो फलाना गांव है, उस गांव के अंदर उन बच्चों के पास उड़ीसा के अंदर भाई ऐसे गांव हैं जो कि आज भी जहां पे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का लोग मार्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, पहुंच गए हैं कई लोग। तो उस गांव के अंदर आज भी लोग घास के ऊपर से जो बीज निकलता है उसकी आटे की रोटी बना के खाते हैं। मेरी बात पे जिसको यकीन नहीं है यूट्यूब के ऊपर जाके वीडियोस देखें, सोचो उनके बारे में सोचो। तो हम ये देख रहे हैं नहीं जी ये भारत माता, अरे भारत माता की जय वो कहे या ना कहे, आपको क्या लेना देना? इसमें कोई शक होना भी नहीं चाहिए। देश के दुनिया में टॉप के जो 5 सुपर पावर्स में हम लोग आते हैं, अपने पास आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी है, अपने पास अपना इकोनॉमिकली इतने हम लोग कंट्रोल में है, मजबूत हैं यार। इसमें बताने की क्या जरूरत है? और ये भारत माता की जय का क्या मतलब होता है कि जब आपके आदमी भूखा मर रहे हैं, लातूर में लोग प्यासे मर रहे हैं, आज भी 60 साल के बाद आज़ादी के बाद भी लोग प्यासे मर रहे हैं, अगर पानी नहीं मिल पा रहा है, तो फिर हम अगर उस सवाल पे सवाल करें तो इसका मतलब क्या कि आप देशद्रोही हो गए? ये सिर्फ और बेवकूफ बनाने और बरगलाने वाली बात है और कुछ नहीं, कि आप रियल क्वेश्चन ना करें। जी रफीक भाई, मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले की बात बता दूं। मेरी बीवी कोक बहुत पी रही थी, है ना, तो मैंने उसको बोला ये कोक मत पिया कर, तेरे लिए अच्छी नहीं है सेहत के लिए। वो कहती नहीं अब तो मैं डबल पीऊंगी, क्योंकि उसने मेरी बात का जवाब दिया। एक दिन उसने मुझे बोला ये कबूतरों के अंदर मत जाया कर, तेरे को सांस की बीमारी की प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो मैंने बोला पता क्या, मैं अब फिर जाऊंगा अंदर। तो कई लोगों की मेंटालिटी ऐसी होती है, कभी उनको जब टोका जाता है तो वो कहता है पता क्या, मैं अब करूंगा ही करूंगा, अब तू जो मर्जी कर ले। कई बार ये ह्यूमन बॉडी नेचर है। तो हमें तू क्या कर रही है, तू क्या कर रहा है, ये यहाँ पर ये साइकोलॉजिकल मैटर है कि हाँ भाई इस तरीके की बात। लेकिन
आप उस इतने बड़े वर्ड्स को, भारत माता की जय, आप उसको लेकर आ जा रहे हैं एक ऐसे छोटे से जगह पर, प्लेटफॉर्म पे, कि वहां पे लोग लड़ने लग रहे हैं, मारपीट करने। ये कितनी शर्म की बात है। ये तो एक इतना ब्रॉड आइडिया है भारत माता की जय। इसका मतलब ये होना चाहिए कि आप एजुकेशन में, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली आपका हर बंदा खुशहाल है आपके देश में, आपके यहाँ जीडीपी मस्त है। अब बोले भारत माता, तब अच्छा लगता है। ये तो आप क्या, लातूर में पानी क्यों नहीं है, तो अबे तुम बेहुदा, तुम देशद्रोही है, भारत माता की जय बोलो। अबे यार मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ किसी और चीज की, यार आप लेकर चले जा रहे हो। सही बात है, क्वेश्चन कोई और है, जवाब कोई और निकल रहा बीच में से। तो ये बेवकूफ बनाने वाली बात है और कुछ नहीं है। बाकी इसमें कहाँ शक है यार कि अपना देश, अगर हम लोग इस देश की महानता को नहीं मानते तो आज हम लोग भी छोड़ के बैठे रहते, जाओ लड़ो मरो। भाई जब आजादी की जंग हुई थी ना, जब आजादी की जंग हुई थी, तो उसमें जितने भी लोग थे, अपना टीपू सुल्तान, तो वो तो मुसलमान थे जिन्होंने आजादी जंग छेड़ी। सरदार भगत सिंह जो थे वो सरदार थे। ऐसे ही हिंदू भी थे, तो क्रिश्चियन भी थे, अंग्रेज लोग खुद भी थे। जिसने पहली जंग छेड़ी, हमने की जो अंग्रेज था वो मंगल पांडे के साथ, वो अंग्रेज था जिसने जंग में साथ दिया था हिंदुओं का, इंडियंस का, है ना। तो अगर हम बोले कि भी नहीं यार इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने कुछ नहीं किया, या हमने ज्यादा किया या उन्होंने ज्यादा किया, तो ये गलत है। जो हम लोग मानते हैं वो हमारे शहीद हुए हैं। अब जो हमारे देश को जिन्होंने सुपर पावर बनाया वो मुसलमान है। APJ अब्दुल कलाम, उनको रब जन्नत नसीब करे, वो मुसलमान थे। तो हम अब सोचो उनकी आत्मा क्या सोचती होगी कि मैंने तो देश को इतना ऊंचा ले गया कि आज कोई हमारे ऊपर आंख उठा के नहीं देख सकता। और ये मेरे पे ही शक कर रहे हैं, मेरे को कह रहे हैं कि मैं किराएदार हूँ। उसने कहा ना साध्वी ने कि भी मुसलमान किराएदार। अरे किराएदार तेरे, तब मैं कहना नहीं चाहता, मेरे पे रिकॉर्डिंग हो रही है कि भी यार ये तुम्हारी कंट्री तो ना यार, कौन किराएदार है? जो हिंदुस्तान में पैदा वो हिंदुस्तानी है, कोई किराएदार नहीं है। वो उस देश का मालिक है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सरदार हो, चाहे कोई भी धर्म से वो ताल्लुक रखता हो। तो उनकी आत्माओं को हम ये नहीं सोचते, उनकी आत्माओं को कैसे वो रोती होंगी, कोसती होंगी उनकी आत्माएं। अब जो लोग आज़ादी की लड़ाई लड़े थे वो बेचारे, मतलब अगर वाकई में अगर वो लोग देखते सुनते होंगे अभी के हालात को, अभी क्या इस तरह के हालात जब भी हो रहे हो, लोग आपस में लड़ रहे हो, तो कितना उन लोगों को शर्म आता होगा कि मतलब दिस इज़ माई इंडिया, कि हम लोगों ने जिसके बारे में सपना देखा था, सोचा था। ये बहुत शर्म की बात है वाकई में। दूसरी बात ये कि जैसे अभी बात ये भी है ना, रिटेलिएशन वाली जो भावना है ना अपने देश में, वो भी धीरे धीरे पनप रही है, जो कि बहुत गलत है। अभी मान लीजिए जैसे साध्वी ने कुछ बोल दिया, ठीक है बोल दिया उसने, इग्नोर करो, सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है मुझे, राइट। अगर किसी ने कहा कि मदरसा में झंडा नहीं फहरता है, मैंने कहा कि उसकी सबूत देने की जरूरत क्या है। हम जानते हैं हमारे दिल में देश है, हम मोहब्बत करते हैं देश से, और हम झंडा फहराते हैं कि नहीं फहराते हैं। और वो भी उन लोग से हम लोगों को सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है जो 50 साल तक अपने ऑफिस में झंडा नहीं फहराए थे। तो बेवकूफ़ी है ना, हम लोग भी बेवकूफ़ी करते हैं कि आप सर्टिफिकेट लेने के लिए। पता क्या चक्कर है, मैं बताता हूँ। ऐसी बातें पता क्यों, वो फिल्म देखी गदर फिल्म, आपने गदर फिल्म देखी है? सन्नी देओल को कहते हैं भाई तू मुसलमान हो जा, वो कहता है ठीक है मैं मुसलमान हो जाता हूँ। भैया अपनी बीवी बच्चों के लिए उसने बोला चलो मैं मुसलमान हो जाता हूँ। अच्छा तू बोल पाकिस्तान जिंदाबाद, उसने बोला पाकिस्तान जिंदाबाद। ये मेरा मुद्दा, मतलब कि मैं पहले कहता हूँ कि भी इसलिए नहीं मैं कह रहा कि भी पाकिस्तान हिंदुस्तान, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि भी पॉलिटिशियन, उन्होंने दिखाया कि भी पॉलिटिशियन की सोच कैसी होती है। उन्होंने बोला ये ऐसे भी नहीं माना, ये तो हर बात पे सच हो रही है, तो हम जो चाहते थे वो तो काम हो ही नहीं रहा। उसने बोला इस्लाम कबूल करो, इस्लाम कबूल करता हूँ, पर उसको बोला भाई तू हिंदुस्तान को मुर्दाबाद बोल। तो बेसिकली उन्होंने ये दिखाना चाहा कि भी हमारे पॉलिटिशियन कहीं ना कहीं आपको मेंटली ऐसे डिस्टर्ब कर देते हैं कि भी आप मजबूर हो जाते हैं कि भी वो बात कहना जो आप नहीं कहना चाहते। समझ रहे हो? उस फिल्म में ऐसा दिखाने, मतलब उस एक सीन में ऐसा दिखाने की कोशिश क्या की, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भी अगर हम लोग अब देखो मुसलमान हमारे देश में रहते क्या, उनका देश है यार, वो तो रहेंगे। तो वो वहां पे मुसलमान है हिंदुस्तान के अंदर। अब उनको हम बोले हमें मालूम है यार ये बंदा है, इस पे जानबूझ के थोप दो, नहीं यार तुम झंडा नहीं फैलाओगे तो तुम हिंदुस्तानी नहीं हो, तुम गद्दार हो। रहे यार भाई, वो आमिर खान के ऊपर इल्जाम लगाया था जब इन्होंने, यार आमिर खान की फिल्में देखो यार, उसकी कितनी फिल्में हैं हिंदुस्तान के लिए। वो जो एक उसके
आमिर खान की पता क्या गलती थी? आमिर खान ने वो जो प्रोग्राम नहीं बनाया था, वो क्या था, सत्यमेव जयते। सबसे बड़ी बात सत्यमेव जयते, वो तो है ही वर्ड जो हमारी संस्कृति का हिंदी का वर्ड है, प्योर शुद्ध हिंदी का वर्ड है। तो उसने उसको मुद्दा लेके उसने उसको बनाया और उसके अंदर दिखाया गया। पर उसकी गलती पता क्या थी कि वो बीजेपी के खिलाफ बोल बैठा। समझ रहे हो, वो उसके खिलाफ बोल बैठा और एक उस मुंह में से हल्की सी बात निकल गई कि भी उसने कही किसी तरीके से, उस बात को ट्विस्ट करके इन्होंने वो मुद्दा बना दिया और चैनल वालों ने इसलिए दिखानी चालू कर दी क्योंकि वो आमिर खान की थी। अगर आम आदमी जाके, वो आम आदमी कितनी बारी गाली देता है, ये मेरा देश है क्या पता नहीं। मैं आपको गारंटी लेता हूँ आपके साथ, जब आम आदमी हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे कोई भी हो, वो आम आदमी रोज के मैं लाखों आदमी दिखाऊंगा जो लोग गाली देते हैं अपने खुद के देश को इसलिए कि भी हम कैसे देश में रह रहे हैं, पर उनकी बात को कभी भी मीडिया नहीं उठाता क्योंकि वो बिकेगी नहीं ना। चाहे जो चाट मसाला बिकता वो बिकेगा नहीं। तो उन्होंने आमिर खान की इसलिए दिखाई कि भी आमिर खान को पैसे भी नहीं देने पड़े और आमिर खान टीवी में भी आ रहा है हमारे में, तो हमारी पब्लिसिटी हो रही है, हमारा टीवी बिक रहा है, लोग देख रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया था आपको। बिल्कुल, ये सब सर टीआरपी का मामला है, ये तो एक सेक्शन है ही। और दूसरी बात ये कि पता है, ये जैसे कि अभी जैसे हम लोगों ने जो अपना मुद्दा लेके हम लोग चल रहे हैं, जैसे मोहब्बत के दंगे का, कि राइट वगैरह ना हो इलेक्शन के टाइम, लोग इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं कि राइट होता है कब होता है, इलेक्शन का टाइम होता है, कब होता है जब किसी को बेनिफिट लेना होता है, कब होता है जब एक दागी किस्म का नेता को फायदा उठाना होता है। ये मानते क्यों नहीं? मानते नहीं है लोग, ये जानते हैं पर फॉलो नहीं करते। लोगों को एहसास है इस बात का, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि कैसे उन लोगों को लाखों लाख वोट मिल जाता है, कैसे इतनी नफरत लोगों के दिल में आ जाती है एक दूसरे के लिए कि वो मतलब उनको ये लगता है कि इस तरह का नेता आ जाएगा तो ये इसको मार के ठीक कर देगा, ये नेता आ जाएगा तो ये इसको पीट के ठीक कर देगा। ये कितना खराब मेंटेलिटी पनप रहा है देश में। मेरे भाई, पंजाब में मैंने एक वीडियो अपने पेज पे शेयर की है आज, अब देखना वो वीडियो है कि भी अडवाणी की बुक के ऊपर। अडवाणी जी ने एक बुक लिखी है, उसमें क्लियर लफ्जों में बुरहानगी जो पंजाब की पार्टी है वो इनके साथ बैठी है, इनके साथ गठबंधन करके सरकार बनी है बीजेपी के साथ। पर बीजेपी के लीडर की वाणी मुंह में से पहले तो हमने सुनी थी लोगों के मुंह में से, पर उनके, क्योंकि भारत देश में ना जितने भी जो अपना खाटू लोग थे ना, वो सब भारत देशों में बसे हैं। जितने भी जो आजादी के वो थे लड़ाकू, खालिस्तान बनवाना चाहते थे, कुछ भी था, वो सब लोग बाहर देशों में आके फंस गए। ठीक है, जर्मन वगैरह इंग्लैंड में भी है ना, तो उनके बच्चों के मुंह से सुनते थे, गुरुद्वारे वगैरह में कहीं जाते थे, तो मैंने बोला यार क्या मालूम क्या नहीं। उन्होंने क्लियर लफ्जों में बता देते कि जो अकाली, ये जो हमारा प्रकाश सिंह बादल जी हैं, इन्होंने बहुत बड़ी गद्दारी दिखाई। वो कहते हैं गद्दार है ना। तो मैंने बोला यार पता नहीं क्यों कहते थे। अब देखो अडवाणी जी, उन्होंने खुद अपनी बुक में लिख दिया कि भाई जो अमृतसर के ऊपर अटैक हुआ था, वो इन्होंने खुद इंदिरा गांधी जी को कहा था कि भी आप जाएं वहां पे अटैक करें। और बाद में वो दो तरफा जैसे होते हैं पॉलिटिशियन, वहां से ऐसे मिलके आपस में। तो मैं ये नहीं कहता कि वो ठीक हो रहा था, मैं ये भी नहीं कहता कि वो ठीक हुआ या गलत हुआ, मैं ये नहीं कहता, पर मैं ये बता रहा हूँ कि भी ये अपनी रोटियां सेक रहे थे सरदारों को उनके साथ लड़वा कर, हिंदुओं के साथ लड़वा के, कांग्रेस के साथ लड़वा कर। ठीक है, चीज तो वहां पर भी हुआ ना, जो बाबरी मस्जिद वाला मामला था, वो भी तो कांग्रेस और बीजेपी की मिली भगत थी। ताला किसी और ने खुलवाया और मदद किसी और ने करी, दंगा किसी और ने कराया, पुलिसिंग जिसकी थी उसने कुछ, मतलब ये दोनों की मिली भगत शुरू से रही है। लोग ये चीज को समझते हैं कि कांग्रेस ये है, बीजेपी वो है। चलो ठीक है, पार्टियां तो रहेंगी, बीजेपी कांग्रेस, मेरा कहने का मतलब है राजनीति तो देश में रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना, वो तो रहने पड़ेगी ना। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम लोग राजनीति को समझ रहे हैं तो उस चीज को नकार क्यों नहीं रहे जो गलत है। मेरे भाई, अभी कल किसी ने, जैसे आपने बोला आपके ऊपर भी एलिगेशन लगाया यार, फेसबुक के ऊपर आप हीरो बन रहे हो वीडियोस डाल के, और ये वो मेरे पे भी लगाया था वो थोड़े दिन पहले मेरे भाई ने, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, तो वो आपने शायद पढ़ा हो कि ना पढ़ा हो पता नहीं, मेरी पोस्ट पे